12 बियॉन्ड अर्थ। अर्थ के बारे में हमने पढ़ा, अब अर्थ से आगे क्या है। नुब्रा इज़ अ ब्यूटिफुल रीजन इन लद्दाख। ये देखिए, ये नुब्रा वैली जो है उसकी ही पिक्चर दी गई है। नुब्रा लद्दाख में बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। एन 11-year-old गर्ल यांगदोल एंड हर ट्विन ब्रदर दोरजे लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। तो नुब्रा वैली के बारे में हम ये बता रहे हैं जो कि लद्दाख में है। 11 साल की बच्ची है यांगदोल और उसका जुड़वा भाई है दोरजे। ये दोनों रहते हैं नुब्रा वैली के एक गाँव में। दे लव देयर सराउंडिंग्स। बच्चों को अपने आसपास का एरिया बहुत पसंद है। द मेजेस्टिक माउंटेन पीक्स एंड द ग्लेशियर्स, बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई व्हेन द एंटायर स्काई इज लिट अप विथ thousands of stars। तो बच्चों को अपने आसपास का एरिया बहुत पसंद है। जो मेजेस्टिक माउंटेन पीक्स हैं, इतनी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, बेसिकली बर्फ़ के जो पहाड़ बोले जाते हैं ग्लेशियर्स, और इनका जो फेवरेट है ना वो है नाइट स्काई। रात के समय इनको स्काई में बहुत सारे हज़ारों करोड़ों तारे दिखाई देते हैं। वेदर जो है ना नुब्रा वैली का वो ऑलमोस्ट क्लाउडलेस है। मतलब नुब्रा वैली में क्लाउड्स मतलब नहीं है, साफ आसमान दिखता है विथ ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन। कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है। लाइट पोल्यूशन कैसे होता है, जो हम स्ट्रीट लाइट जला देते हैं, है ना, बहुत सारी लाइटनिंग कर देते हैं, उससे लाइट पोल्यूशन हो जाता है। तो नुब्रा वैली में कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है। तो जो नाइट का स्काई है ना वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है, बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं रात में तारे वहाँ पर। नाइट आफ्टर नाइट, हर रात और हर रात के बाद यांगदोल और दोरजे दोनों के दोनों स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इमेंस सेंस ऑफ ऑ। ऑ होता है ना कि वाओ, ये वो जब आसमान को देखते हैं तो उनको ऐसा ही फील होता है। द ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम अ वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख। तो लद्दाख में जहाँ पे बिल्कुल लाइट पोल्यूशन नहीं है, वहाँ से आसमान ऐसा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। Growing up, Yangdol and Dorje have been hearing interesting story about stars from their elders। तो जब यांगदोल और दोरजे बड़े हो रहे थे तो स्टार्स के बारे में अपने एल्डर्स से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खूबसूरत कहानियाँ सुनी हैं। और उन्होंने सुना है कि हाउ सम पर्टिकुलर स्टार इन क्लियर स्काइज हेल्प द कारावान्स पासिंग थ्रू नुब्रा इन फाइंडिंग डायरेक्शन इन एंशियंट डेज। तो एंशियंट डेज में किस तरीके से जो कारावान यानी कि जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, कैसे रात में ये जो सितारे हैं उनको रास्ता दिखाते थे। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। बच्चे सोचते हैं कि कितना दूर या फिर कितने बड़े ये सितारे हैं। दे ऑल्सो एन्जॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स अमंग द स्टार्स दैट रिमाइंड देम ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। और वो बच्चे जो हैं वो पैटर्न्स भी ढूंढते हैं स्टार्स में कि क्या हम कोई चीज़ ऐसी है जो हम जानते हैं और वो स्टार में हमें दिख रही है। स्टार में क्या कोई पैटर्न, कोई घोड़ा या फिर कोई चील बाघ हमें दिख रहा है क्या स्टार्स में जो पैटर्न बन रहे हैं उसमें। क्या आपने कभी नाइट स्काई देखा है और ट्राई किया है कि जो लाइंस या डॉट्स बन रहे हैं आसमान में, क्या कोई ड्राइंग उससे बन रही है। जब हम छोटे थे ना तब आसमान में ना बड़े क्लियर तारे दिखते थे, तो मैं भी मेरा भाई हम लोग मिल करके बनाते थे कि अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, ये तारे को हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसी ही एक्टिविटी है फिगर 12.2 जो है नाइट स्काई का एक पार्ट आप लोगों को दिखा रखा है और केयरफुली आप कोई पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। और ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार, मतलब इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ करिए ताकि कुछ कनेक्शन अगर आपको बनता हुआ दिख रहा है तो आप लोग बना सकते हैं। एक एनिमल या ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए जो सिमिलर पैटर्न आप बना सकते हैं। क्या आपने उसका कोई नाम सुना है? और रिपीट करिए स्टेप्स को और कुछ और पैटर्न बनाइए। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या आपने इन पैटर्न्स के बारे में सुनी है? अगर सुनी है तो आप लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करिए पैटर्न्स को जो आपके फ्रेंड ने पैटर्न बनाए हैं, क्या वो पैटर्न सेम है या डिफरेंट है। और स्टोरी बताइए कि क्या आपने इनसे रिलेटेड कोई स्टोरी सुनी है। नोटिस करिए कि हर किसी के पैटर्न में कुछ नेम्स या फिर स्टोरीज़ कुछ डिफरेंट होंगी। तो बेसिकली क्या कोई अलग पैटर्न बना रहा है, क्या वो जो पैटर्न बना रहा है उससे रिलेटेड क्या कोई स्टोरी किसी ने या आपने सुनी है क्या, है ना। तो इस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। तो ये पैटर्न सबको कोई ना कोई पैटर्न तो बनाएगा ही हर कोई। और ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉन्स्टलेशंस और स्टार्स दिखाए गए हैं। तो यही इस तरीके के पैटर्न्स पहले ज़माने में सदियों से लोग बनाते आए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देखो इस तरीके से ये बड़ा ऐसे करके इन्होंने स्टार्स जोड़ दिए, खूब सारे स्टार्स जोड़ दिए। और इसको इन्होंने एक जो बड़ा सा स्टार दिख रहा था इसका नाम इन्होंने सीरियस दे दिया। एक छोटा सा एक और
तारा दिख रहा था उसको कैनीज मेजर दे दिया, और ये इस तरीके की जो फिगर बन रही है इसको ओरियन कॉन्स्टिलेशन बोल दिया, इसको टॉरस कॉन्स्टिलेशन बोल दिया। तो कॉन्स्टिलेशंस क्या होती हैं? कॉन्स्टिलेशंस ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स मिलकर के कोई एक शेप सी बना देते हैं ना, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोल देते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे मतलब ग्रुप्स हैं जो कि स्टार के ग्रुप्स बना करके उनका नाम दिया गया है। जैसे ये देखिए टॉरस है, ओरियन है और कैनिस मेजर है। तो अलग अलग इन्होंने शेप्स यहाँ पर बनाई है। देखिए ये हल की शेप बनी हुई है, तो इस तरीके से शेप्स बना रखी हैं। तो यहाँ पर इंडियन नेम्स भी बता रखे हैं कि बेटलगी को आर्द्रा बोलते हैं इंडिया में, और LJ 12 को रोहिणी नक्षत्र बोलते हैं, नक्षत्र हिंदी में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस को, और प्लेइडेस को कृतिका बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार्स। रात में जब हम आसमान देखते हैं तो खूब सारे तारे दिखते हैं ना। सम स्टार्स कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ जो स्टार्स होते हैं वो थोड़े से डिम होते हैं। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट। तो जो स्टार्स होते हैं ना उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती। कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार जो होते हैं वो पैटर्न्स की फॉर्म ले लेते हैं, कुछ अलग अलग शेप भी बना लेते हैं, है ना। लॉन्ग अगो व्हेन वॉचिंग स्टार्स इन द नाइट स्काईज was a favorite pastime of our ancestors. They identified these star patterns with animals, things or characters in stories. तो रात को लाइट वगैरह जब नहीं होती थी तो हमारे एंसेस्टर्स स्काई को ही देखते थे, स्काई वॉचिंग करते थे, तारे देखते थे, और उसमें कुछ अगर पैटर्न वगैरह बनते थे ना तो कुछ पैटर्न वो लोग बना लेते थे, और उससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज भी हमें हमारे कल्चर में मिलेंगी। कई सारे जो कल्चर्स हैं उन्होंने इन पैटर्न्स को नाम भी दिए हैं और अपनी कहानियाँ भी इनसे रिलेटेड बनाई हैं। ये जो इमेजिनरी शेप हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई हैं ये हमें तारों को पहचानने में मदद करती हैं। अब ये तारों को पहचानना और उनके पैटर्न्स को पहचानना ये यूज़फुल स्किल होती थी बहुत ज़्यादा नेविगेशन के लिए पुराने समय में। क्यों? क्योंकि ना हमने तारों को पहचान लिया कि ये वाला तारा चमक रहा है और इससे रिलेटेड ऐसी शेप बन रही है, तो रात में ट्रैवल करते टाइम ना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती थी यात्रियों को कि अच्छा अब हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कि ये वाला जो तारा चमक रहा है ना जिस डायरेक्शन में उसी तरफ हमें चलते हुए चले जाना है। तो नेविगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए आसमान में ये जो तारों की शेप्स बनती हैं ना इसकी बहुत ज़्यादा मदद ली जाती थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से पहले, उससे बहुत पहले इन्वेंशन जब हुआ कंपास का, मैग्नेटिक कंपास का, ये जो सितारे थे ये ही सेलर्स की जो समुद्री यात्रा करते थे या फिर जो ज़मीन पे ट्रैवल करते थे सब इन तारों की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। और आज भी जब कंपास या फिर कुछ काम ना करें तो इन तारों की मदद से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं समुद्रों में, मदद से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं समुद्रों में। तो जो अर्लियर टाइम्स में ना ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स, इनको हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? खूब सारे स्टार्स जब कुछ ग्रुप्स या कुछ पैटर्न्स बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिलेशन हम उनको बोलते हैं। करेंटली द रीजन्स ऑफ स्काई विच इंक्लूड दीज ग्रुप ऑफ स्टार आर डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशन। हाउएवर, since in constellations the patterns of star are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these group of stars. तो आज भी बेसिकली जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक पैटर्न बना रहे हैं उसको हम कॉन्स्टिलेशन ही बोलते हैं। सिंस डिफरेंट कल्चर्स ने कॉन्स्टिलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर समझा और देखा, इंटरनेशनली अग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टिलेशन बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में 88 कॉन्स्टिलेशन जो हैं ऑफिशियली लिस्ट करी गई थी जो कि पूरे स्काई में दिखाई पड़ रही हैं। तो कॉन्स्टिलेशन अलग अलग जगह किसी ने, क्योंकि कल्चर में सबने स्टार्स देखे, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग लोगों ने स्टार देखे, तो किसी ने बताया कि इतनी ही है कॉन्स्टिलेशन, दूसरे कल्चर ने कहा नहीं ये छोटी है, तीसरे ने कहा नहीं नहीं 3-4 स्टार इसमें और इंक्लूड कर लो। तो फिर क्या हुआ, एक साइंस की कमेटी बैठी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने कहा कि 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं और ये स्टार्स उन कॉन्स्टिलेशंस में इंक्लूड किए जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया। कुछ कॉन्स्टिलेशन फिगर 12.3, ये देखिए ये कुछ कॉन्स्टिलेशन हमें दिखाई गई हैं। अब द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइन, कोई लाइन थोड़ी ना स्काई में, ये स्टार्स हमने जो जोड़े हुए हैं अपनी इमेजिनरी लाइन से जॉइन किए गए हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके उन स्टार्स को। तो कॉन्स्टिलेशन ओरियन, उसको एक हंटर की तरह रिप्रेजेंट हम करते हैं। ओरियन जैसे कि कोई हंट कर रहा हो, है ना, जैसे हंटिंग कर रहा हो, कोई मार रहा हो किसी को या फिर कुछ काट रहा हो। तो देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडिल, मिडिल में 3 स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ हंटर, है ना। मिडिल में 3 स्टार्स जो हैं हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
कुछ पीपल इमेजिन करते हैं कि हंटर ओरियन फॉलोड बाय हिज डॉग, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर। तो ये जो हंटर है, इसको ये जो कैनिस मेजर है ये एक डॉग की तरह है और ये इस हंटर को फॉलो कर रहा है। ये देखो ऐसे करके, जैसे कि एक डॉग हो जिसके देखो ये 4 पैर हैं, है ना, और ये इसको फॉलो कर रहा है। तो कुछ लोग इस तरीके की स्टोरीज बनाते हैं कि ओरियन कॉन्स्टेलेशन है, इसको ये कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन है डॉग की तरफ फॉलो कर रही है, और इसमें देखो इतना ब्राइट स्टार है सीरियस। अब डॉग टाइप की फिगर है, वो उसको फॉलो कर रही है, इज बैटलिंग अ बुल, और वो एक बुल से बैटल कर रहा है। कौन? ये देखो, ये जो ओरियन है ये बुल से लड़ाई कर रहा है और उसको नाम दिया गया है कॉन्स्टेलेशन टॉरस। कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार कॉल्ड सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई का जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है सीरियस। तो यहाँ पे इन्होंने देखो एक पिक्चर को एक स्टोरी बना दी कि ओरियन है जो शिकारी है वो टॉरस जो है इससे लड़ रहा है, और जो कैनिस मेजर जो कि डॉग की शेप की कॉन्स्टेलेशन है वो ओरियन को फॉलो कर रही है। तो देखो कितनी बढ़िया सी इन्होंने स्टोरी बना रखी है। जो रेड लाइन से इंडिकेट कर रही है पैटर्न ऑफ स्टार्स, वाइल जो ग्रीन लाइन है ये बाहर की तरफ ये इंडिकेट कर रही है स्काई के रीजन को, ठीक है। द लाइन्स आर नॉट सीन इन द स्काई एंड हैव बीन ड्रॉन ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। स्काई में ऐसी लाइन्स नहीं है, हमने सिर्फ शेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बुक में बना करके दिखाया गया है आपको। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमी में नक्षत्र टर्म इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स को डोनेट करने के लिए, जैसे कि आद्रा जो कि बेटलीग है ना, ओरियन कॉन्स्टेलेशन का एक स्टार है, और कृतिका जो है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड प्लेयार्ड्स इन द टॉरस कॉन्स्टेलेशन, और एल्बेड्रॉन एक स्टार है कॉन्स्टेलेशन टॉरस में जिसको रोहिणी बोलते हैं हम लोग। तो रोहिणी कॉन्स्टेलेशन है उसमें टॉरस उसका एक पार्ट है। तो इंडिया में नक्षत्र एक स्टार को भी कई बार बोल देते हैं और कई बार ग्रुप ऑफ स्टार्स को भी नक्षत्र बोल दिया जाता है। तो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बात है जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ स्टार्स को नक्षत्र बोलते हैं जनरली। 2 डिफरेंट पैटर्न्स स्टार के हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बिग डिपर और लिटिल डिपर, जो कि फिगर 12.4 में आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। पोल स्टार और पोलारिस विच इज़ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर वो भी शो किया गया है। तो लिटिल डिपर का पार्ट है पोल स्टार। Pole star appears stationary in the north direction which helps to locate north direction in the northern hemisphere। तो देखो फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता कर लेते हैं, हम लोग इजीली पता कर लेते हैं किसकी हेल्प से, पोल स्टार की हेल्प से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर ये हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया है कि ये देखो ये हमारी अर्थ है, बीच में से इक्वेटर पास होता है, अर्थ के बीचों बीच क्या है, इक्वेटर है, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो बीच में से क्या है, इक्वेटर, ऊपर वाला जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं रात में आप, पोल स्टार को देख करके। पोल स्टार, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो आप पोल स्टार को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने लिटिल डिपर की बात करी। बिग डिपर जो है लाइज इन द कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर, वाइल लिटिल डिपर लाइज इन द कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर। तो बिग डिपर कौन सी कॉन्स्टेलेशन में आता है, उर्सा मेजर में। इंपॉर्टेंट है कि बिग डिपर किस में आता है, तो बिग डिपर जो है वो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में आता है। लिटिल डिपर जो है वो उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में आता है। इंडिया में बिग डिपर को हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, एंड पोल स्टार जो है उसको हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, और बहुत सारी स्टोरीज इनसे जुड़ी हुई हैं। तो बिग डिपर, लिटिल डिपर, पोल स्टार। तो पोल स्टार किसका पार्ट है, लिटिल डिपर, और लिटिल डिपर किसका पार्ट है, हमारे उर्सा मेजर का। अब ये बच्चा सोच रहा है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। आप लोग आसमान में देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेप्स बना करके। तो अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन, मैरी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ या फिर जो इंडिया के ट्राइब्स हैं उनकी भी अपनी स्टोरीज़ हैं। तो कुछ क्षेत्रीय कहानियाँ भी हैं कॉन्स्टेलेशन से रिलेटेड, और कुछ ट्राइबल लोगों की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, जैसे कि जो 4 स्टार्स हैं बिग डिपर के वो एक रेक्टेंगल टाइप का बनाते हैं। तो ट्राइब्स जो हैं सेंट्रल इंडिया में उनको ग्रैंड मदर्स कॉट, ग्रैंड मदर की चारपाई बोलते हैं, विद 3 थीव्स, अदर जो 3 स्टार्स हैं स्टीलिंग इट। तो इस तरीके से है ना, और 3 जो हैं वो उसको चुरा रहे हैं।
तो इस तरीके की कहानियाँ हैं। तो देखो बिग डिपर में एक तो ग्रैंड मदर की चारपाई है और ये जो 3 चोर हैं ये ग्रैंड मदर की चारपाई को चुरा रहे हैं। इस टाइप की कहानी हमारे देश में सेंट्रल इंडिया में है। फिशरमैन अलॉन्ग विथ कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार्स एज बोट विद द लास्ट 3 स्टार्स एट द नेक ऑफ द बोट। तो जो कोंकण रीजन के फिशरमैन कम्युनिटी है वो कहते हैं, वो मानते हैं बिग डिपर में ये जो है ये तो बोट है और ये बोट को खींच रहे हैं 3 स्टार्स, नेक है बोट की। अब नाइट स्काई वॉचिंग, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्स के बारे में पढ़ी है। अब नाइट स्काई को जब आप वॉच कर रहे हैं तो इफ़ इट इज़ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अगर बिल्कुल क्लियर क्लाउडलेस नाइट है, ऐसी नाइट है जिसमें बादल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स मे बी विजिबल इन द स्काई, तो स्काई में बहुत सारे जो हैं तारे विजिबल आपको दिख जाएंगे। इफ़ यू स्टे इन बिग सिटी यू मे फाइंड दैट द स्काई इज़ रियली क्लियर एंड ओनली अ फ्यू स्टार्स आर सीन इन द नाइट स्काई। तो भाई जो बड़े बड़े शहर हैं तो उसमें तो स्काई क्लियर दिखता नहीं है, पोल्यूशन वगैरह की वजह से तो तारे ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, बट जो माउंटेन वाले रीजन है ना वहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से तारे दिखाई पड़ते हैं। तो शहरों में तो लाइट पोल्यूशन होता है, स्मोक, डस्ट और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, तो इस वजह से आसमान नहीं दिखता। बट गाँव में कम लाइट पोल्यूशन होता है, वहाँ पर हम ज़्यादा तारे देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपका घर बहुत सारी टॉल बिल्डिंग या ट्रीज से सराउंडेड है तो भी नाइट स्काई का बहुत अच्छा व्यू आपको हो सकता है ना दिखे। तो जो गांव के इलाके हैं, फिर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं होता, वहाँ पे स्काई बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। अब डू यू नो लाइट पोल्यूशन जो है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो विजिबिलिटी है स्काई की वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो हम स्काई को सिर्फ जंगलों से या फिर सिर्फ पहाड़ों से ही अब देख पा रहे हैं। लाइट पोल्यूशन जो है इन द reserves is controlled to preserve dark sky for research. There are few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. तो जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर या फिर बहुत सारे एरिया जहाँ से नाइट स्काई वॉचिंग होती है वहाँ पे लाइट्स बंद कर दी जाती हैं आसपास के एरिया में। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जो लोगों को एजुकेट कर रही हैं कि रात को लाइट्स का इस्तेमाल कम से कम करें, लाइट बंद रखें ताकि रात को लाइट पोल्यूशन ना हो। अब बच्ची सोच रही है, कैन यू ट्राई टू फाइंड एनी कॉन्स्टिलेशन और स्टार ऑफ आर चॉइस ऑन एनी नाइट फ्रॉम आर लोकेशन। तो क्या हम अपनी मर्जी का कोई कॉन्स्टिलेशन या स्टार चूज़ कर सकते हैं अपनी लोकेशन से, ऐसा ये बच्ची सोच रही है। तो हाँ आप कर सकते हैं, बट सारे के सारे स्टार हर लोकेशन से दिखते भी नहीं हैं। तो नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ एंड ऑल नाइट्स इन अ ईयर। तो हर रात को हर तारा आपको आसमान में नहीं दिखेगा हर जगह से। एग्जाम्पल के लिए पोल स्टार सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखता। टू आइडेंटिफाई स्टार और अ कॉन्स्टिलेशन आपको पता होना चाहिए हाउ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर सप्तऋषि या है ना बिग डिपर्स जो वगैरह दिखेगा, और आपको उस कॉन्स्टिलेशन पैटर्न से फेमिलियर होना चाहिए। इमेजेस वगैरह आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से नाइट स्काई है ना बिग डिपर्स जो वगैरह दिखेगा, और आपको उस कॉन्स्टिलेशन पैटर्न से फेमिलियर होना चाहिए। इमेजेस वगैरह आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से नाइट स्काई में उन तारों को ढूंढ सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हेन एंड विच पोर्शन ऑफ स्काई a star or constellation will be visible from your location, you may take help of sky mapping apps। आप sky mapping apps अपने फ़ोन में डाल सकते हैं और फिर देख सकते हैं उसमें कि कौन सा स्टार या कौन सी कॉन्स्टिलेशन आपके एरिया में दिख रही है, और आप उस जगह पर पॉइंट आउट करके ध्यान से देख करके उस कॉन्स्टिलेशन को आराम से स्काई में ढूंढ सकते हैं। मोर टू नो, तो स्काई मैप जो है एक ऐप है जिससे आप स्टार, कॉन्स्टिलेशन, प्लैनेट्स अपने फ़ोन में देख सकते हैं। स्टेलारियम एक अनदर ऐप है जो कंप्यूटर वर्जन है और फ्री है डाउनलोड करने के लिए। तो स्काई मैप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके देख सकते हैं कॉन्स्टिलेशन स्टार आपके एरिया में किस जगह पर आपको स्काई में दिखाई देंगी। तो ये नाइट स्काई वॉचिंग की प्रिपरेशन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये देख लेते हैं कि आपको एडल्ट्स के गाइडेंस में ही ये काम करना है। कोई डार्क ओपन एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे आप लोग नाइट स्काई को देख सकते हैं, और ऐसी जगह लाइट्स और टॉल बिल्डिंग या ट्रीज से दूर होनी चाहिए। आपको एक डेट और टाइम चूज़ करना है ताकि आप प्लान कर सकें नाइट स्काई वॉचिंग को। और मूनलेस, ऐसा आप जो अमावस्या बेसिकली जो दिन होता है उस दिन आप लोग चूज़ करिए ताकि चांद की भी रोशनी ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से आपको तारे दिखेंगे। और ऐसा भी दिन चूज़ करना है जिस दिन बादल ना हो, है ना। अगर आपको पोल स्टार देखने हैं, और आपको कोई मोबाइल ऐप वगैरह भी ले जाइएगा स्काई मैप टाइप का, या फिर प्रिंट आउट ले जाइए ताकि आप इमेजेस को देख सकें कॉन्स्टिलेशन की और इजीली पॉइंट आउट कर सकें। आप एक कंपास भी लेकर के जा सकते हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, और आप क्या देख रहे हैं वो आप नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर डे टाइम सेलेक्ट करिए
प्लेस सेलेक्ट करिए और किसी ना किसी एडल्ट के साथ ही जाइएगा नाइट स्काई को वॉच करने के लिए। और जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आधा घंटा जो है फॉर योर आई टू गेट एडजस्टेड टू द डार्कनेस दीजिए, और इससे आपको नाइट स्काई को देखने में मदद मिलेगी। तो क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले तो एडल्ट्स के साथ ही जाना है, ठीक है। दूसरा, एक आपको प्लेस सेलेक्ट करना है जो कि शहर से दूर हो, जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स ना हो, बहुत ज़्यादा पेड़ ना हो। फिर उसके बाद आपको ऐसा दिन सेलेक्ट करना है जिस दिन जो है मूनलाइट कम हो और बादल ना हो, बारिश ना हो और अंधेरा अच्छा खासा हो। फिर आप कंपास ले जा सकते हैं और आप लोग ऐप ले जा सकते हैं कोई सेलेक्ट करके कि भाई ये वाले ऐप में हम लोगों को पता लग जाएगा। नोटबुक ले जा सकते हैं ताकि आप नोट कर सकें कि भाई कौन सी कॉन्स्टेलेशन कहाँ पर दिख रही है, कौन सा स्काई में, मतलब स्काई के किस एरिया में कौन सा स्टार कहाँ पर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं नाइट स्काई की वॉचिंग के लिए। तो आप लोग बिग डिपर और पोल स्टार को नाइट स्काई में बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंडिया से बहुत ही ईजिली वो दिख जाता है। तो एक्टिविटी क्या है, ट्राई टू लोकेट। तो आपको समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे बिग डिपर जो है वो स्टार्टिंग में ईजिली दिख जाएगा। स्टार्टिंग में मतलब 9 बजे रात के आसपास आपको आसानी से बिग डिपर स्काई में दिख जाएगा और वो होगा होराइजन से, मतलब आसानी से आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्काई में बिग डिपर मिल जाएगा। और जैसे ही आप बिग डिपर को आइडेंटिफाई कर ले, फिर पोल स्टार को भी लोकेट करें और लुक एट 2 स्टार्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बिग डिपर्स कप एंड इमेजिन द स्टार लाइन पासिंग थ्रू दीज टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो जो बिग डिपर और लिटिल डिपर जो है ना, वो आप लोगों को एक ही एरिया में बहुत ही अच्छे से दिख जाएंगे और पोल स्टार भी आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो ये है द इमेजिनरी लाइन विल लीड टू अनदर स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट, दिस इज़ पोल स्टार। और आप लोग फिर ओरियन और सीरियस को भी आप इसमें लोकेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसा दिखेगा बिग डिपर और स्मॉल डिपर। यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी बुक में ना इमेज दे रखी है। तो इंडिया में नॉर्दर्न साइड में आप लोगों को सबसे पहले तो क्या दिख जाएगा, बिग डिपर दिख जाएगा। तो ये देखिए एक कॉर्ड है और फिर 3 स्टार्स हैं, ये आपको इजीली बिग डिपर मिल जाएगा। और उससे आप बिल्कुल एक इस तरीके से ऐसे लाइन आप लोग अगर देखेंगे तो आपको स्मॉल डिपर भी, सॉरी लिटिल डिपर भी इजीली मिल जाएगा। बिग डिपर इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे चकोट और 3 लाइन, और यहाँ पर भी देखो और ऐसे 3 लाइन, तो इसको बिग डिपर कहते हैं और नीचे वाले को लिटिल डिपर कहते हैं। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा नाइट स्काई में। अब तीसरी एक्टिविटी है, इसमें लोकेट करना है ओरियन कॉन्स्टेलेशन को और एक वेरी ब्राइट जो स्टार है, बहुत ही चमकदार स्टार सीरियस, इसको आप लोग को लोकेट करना है। तो ओरियन इस तरीके से आपका है ना, और 3 इस तरीके से स्टार्स एंड लाइन है ना, वो शिकारी वाला, शिकारी की बेल्ट है, तो वो ओरियन है। और उससे थोड़ा सा दूर जो उसका डॉग है सीरियस, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखो ये ओरियन है ना, और ये खूब ब्राइट सा स्टार ये सीरियस है। अब आगे और देख लेते हैं हम लोग। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। इंडिया में ओरियन बेस्ट व्यू होता है दिसंबर के महीने में, दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक। सनसेट के बाद आप लोगों को इंडिया में ओरियन मिल जाएगा। और 3 स्टार्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, जो हम लोगों ने देख लिया था। और फिर उससे थोड़ा सा दूसरी तरफ को जाएंगे आप लोगों को तो सीरियस भी मिल जाएगा। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को नाइट स्काई में करनी है। तो ये हम लोगों ने कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ा। अब आगे वीडियो में हम लोग हमारे सोलर क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 12 का पार्ट आर सोलर सिस्टम। तो सन, सूरज क्या है जो हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से लाइट आती है, जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है इस अर्थ पर, वही सन है। और सन क्या है, सन एक स्टार है, ये क्लोजेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के। तो अर्थ के जो सबसे पास का स्टार है ना, वो सन है, इसलिए वो हमें इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। और बाकी सारे जो तारे हैं वो हमें छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब सन जो है एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल है, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं सन में और ये एक्सट्रीमली बहुत ही हद से ज़्यादा हॉट है। सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सन बहुत सारी एनर्जी देता है और इसीलिए ये इतना सारी गैसेस हैं सन में और ये एक्सट्रीमली बहुत ही हद से ज़्यादा हॉट है। सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सन बहुत सारी एनर्जी देता है और इसीलिए ये इतना ज़्यादा चमकता है, गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही चमक जाता है। सन प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दी अर्थ। तो अर्थ पर अगर ज़िंदगी है तो वो बेसिकली आप कह सकते हैं सन की वजह से ही है। तो सन हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी का मेन सोर्स है सन अर्थ पर। अब सन कितना बड़ा है, लगभग 100 गुना बड़ा है अर्थ के
डायमीटर से, मतलब अर्थ से आप 100 गुना समझ लो, और स्टिल वो इतना छोटा लगता है क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा हीट और लाइट वो हमें प्रोवाइड कर पाता है। और ये राइजिंग सन की पिक्चर है। जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। ये एक यूज़फुल यूनिट है एक्सप्रेस करने के लिए डिस्टेंस सोलर सिस्टम का, और वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने ना स्टैंडर्ड बना लिया है सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट से अर्थ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, और इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में काउंट करते हैं बाकी सारे दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रह वगैरह उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। सन जो है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है और सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ का, है ना। हमें जो लाइट मिल रही है वो सन से ही मिल रही है, और ये काफ़ी सिविलाइजेशन से सन को डेटी एक देव के रूप में पूजा जाता है। इंडिया में हम वर्शिप करते हैं सूर्य देव की, वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इसकी वजह से जो सन का टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन्ड है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। सनलाइट प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, और जो प्लांट्स है वो हमें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो भाई सब कुछ सन से ही चल रहा है। तो सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन, वेदर, वाटर साइकिल, विंड्स, ऑल ऑफ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो सन की वजह से ही अलग अलग मौसम होते हैं, सीजन्स होते हैं, वेदर होता है, वाटर साइकिल, पानी भाप बन के उड़ता है और बारिश होती है, सब सन की वजह से ही हो रहा है। जो आर सन है वो भी एक स्टार है, मतलब हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है, और वो इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमारे पास है। रात के टाइम क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारी अर्थ ना गोल 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 घूमती रहती है, ठीक है। सन है ये और हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ घूमती रहती है। तो जो पार्ट सन के सामने होता है वो दिन होता है, और जो पार्ट सन से दूसरी तरफ होता है वो रात में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल गोल घूमती रहती है, इसलिए दिन और रात हो जाते हैं। हाउएवर सन जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स, इसलिए हमें बाकी तारे छोटे दिखाई पड़ते हैं और सन बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। तो यही रीज़न है कि हमें बाकी सारे से पॉइंटी से दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। इवन दो कुछ स्टार्स जो हैं वो हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, वो क्योंकि पास है। और सन बहुत ज़्यादा कोई बड़ा स्टार नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर पूरे अगर हम लोग यूनिवर्स में देखें तो सन से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। डे टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्राइटनेस होती है सन की, इसीलिए हम लोगों को बाकी सारे स्टार्स जो हैं नहीं दिख पाते हैं। तो ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू अदर स्टार्स दिन के टाइम पर, और रात के टाइम पर क्योंकि अंधेरा हो जाता है इसलिए हम लोगों को बाकी स्टार्स भी दिखते हैं। मोर टू नो, स्टार जो कि सन के बाद हमारी अर्थ से सबसे पास है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और वो कितना दूर है? देखो 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो दूर है। इसका मतलब है कि अगर ये अर्थ है और ये सन है तो इसके बीच जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप अगर 269,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतनी दूर प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे है। दिस मीन्स द डिस्टेंस इज अबाउट 2,69,000 टाइम्स आर डिस्टेंस टू द सन। तो सन यहाँ है तो आप समझ लो 2,69,000 टाइम्स दूर की अर्थ का सन के बाद दूसरा सबसे क्लोजेस्ट सन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दूर दूर बाकी सारे तारे हमारी अर्थ से हैं। बाकी सारे तारे भी सन ही हैं और सन भी एक तारा ही है, ये आपको याद रखना है। अभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट इन द स्काई? क्या स्टार्स ही होते हैं स्काई में सिर्फ, या फिर और भी चीज़ें होती हैं? तो प्लैनेट्स होते हैं ना, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है ना कि एक स्टार है। तो देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। हमारी अर्थ जो है उन ही ऑब्जेक्ट्स में से एक है। तो सन और बाकी सारे जो प्लैनेट्स और बाकी सारी जो बॉडीज़ हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं वो सब मिलकर के ही सोलर सिस्टम बनता है। तो मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवॉल्यूशन क्या होती है? तो सूरज के चारों ओर जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं वही रिवॉल्यूशन होती है उस ऑब्जेक्ट की। अब प्लैनेट्स जो हैं इज़ अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो प्लैनेट्स क्या हैं? काफ़ी मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ को लगभग 1 साल लगता है अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो अर्थ
हमारी सन के अराउंड चक्कर लगाती है और एक चक्कर वो अपना कंप्लीट कर लेती है 1 साल में। लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब मोर टू नो में देखो, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट ऑन इट ओन एक्सिस। तो बेसिकली अर्थ जो है हमारी वो सन के तरफ भी चक्कर लगा रही है चारों तरफ, ऐसे 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 करके, ठीक है, और साथ ही साथ वो अपनी धुरी पे भी गोल 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 घूम रही है। तो जो अर्थ है वो सन के भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, और वो खुद भी गोल 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 घूम रही है, तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। तो वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी चक्कर लगा रही है और ऐसे घूमते घूमते वो सन के अराउंड भी चक्कर लगा रही है। तो 1 फुल रोटेशन द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, और उसको हम लोग एक दिन कहते हैं। तो अर्थ जो अपनी धुरी पर घूमती है गोल गोल, वो पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेती है 24 घंटे में, और इसीलिए 24 घंटे का एक दिन होता है। अगर आप ग्लोब लेंगे ना और उसको गोल घुमा देंगे तो वो अर्थ की रोटेशन होती है। लाइक द अर्थ अदर प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं और सन के अराउंड भी घूमते हैं प्लैनेट्स। ये आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखो, ये सन है बीच में बहुत बड़ा सा, फिर सन के बाद मरकरी आता है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। और एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड्स भी होती हैं बहुत सारी, जो कि सन की तरफ छोटे छोटे दूसरे मतलब प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं, प्लैनेट्स के टूटे हुए टुकड़े आप उनको कह सकते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड्स भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अलग अलग साइज़ होते हैं सारे एस्ट्रॉइड्स के, जैसे जैसे प्लैनेट्स के भी अलग अलग साइज़ होते हैं। देखो ना, अर्थ है और ये देखो ये जुपिटर कितना बड़ा है, ये सैटर्न है जिसके अराउंड बहुत ही सुंदर रिंग्स हैं, यूरेनस के अराउंड भी देखिए, और ये है नेपच्यून। अब देखो, 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सन के सबसे पास मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो जो इनर 4 प्लैनेट्स हैं ना सन के, वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है और ये सॉलिड सरफेस के हैं और इन पर रॉक्स भी मिलते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनका साइज़ आप देखेंगे, देखो ना, छोटा है, और इनका जो सरफेस है ना वो सॉलिड है, और इनके सरफेस पर पत्थर भी हमें मिलते हैं। और जो बाहर वाले जो आउटर प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर की तरफ वाले जो प्लैनेट्स हैं, वो देखो आपको बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो एंशिएंट टाइम से ही कई नाम हम लोग पूरी इंडिया में यूज़ करते हैं, जैसे कि मरकरी को हम बुध बोलते हैं, वीनस को हम शुक्र बोलते हैं, पृथ्वी अर्थ को बोलते हैं, मार्स को मंगल, और जुपिटर को बृहस्पति, और सैटर्न को हम शनि बोलते हैं। तो वीनस यूजुअली हम लोगों को शाइन करता हुआ दिखता है सुबह के समय और शाम के समय, इसीलिए वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क एंड इज कॉमनली कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इवन दो ये कोई स्टार नहीं है, ये तो प्लैनेट है, मगर चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसका कलर रेड है। क्यों? क्योंकि जो मार्स की मिट्टी है वो रेडिश कलर की। लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क एंड इज कॉमनली कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इवन दो ये कोई स्टार नहीं है, ये तो प्लैनेट है, मगर चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसका कलर रेड है। क्यों? क्योंकि जो मार्स की मिट्टी है वो रेडिश कलर की है। अर्थ का जो काफ़ी बड़ा पोर्शन है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए अर्थ हम लोगों को स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ये देखो, ये मसाला है सारा का सारा MCQ का, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे कि भाई मार्स को रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी रेड है। वीनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें चमकता हुआ दिखता है सुबह शाम। अर्थ का जो क्योंकि काफ़ी सारा सरफेस पानी से कवर्ड है, इसलिए वो हमें स्पेस से ब्लू दिखाई पड़ता है। तो 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट, तो इनर मोस्ट कौन कौन से थे? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये अंदर की तरफ से साइज छोटा था। बाहर की आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये थोड़े बड़े हैं अर्थ के कंपैरिजन में, और ये मोस्टली गैस के बने हुए हैं। तो अब ये बाहर वाले जो प्लैनेट हैं ये गैस के बने हुए हैं, और अंदर वाले जो हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं। अब ये बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं जो मार्स के आगे वाले हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, गैशियस जाइंट्स हैं, मतलब गैस है इनमें बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही बड़े हैं, और इनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी है इनके आसपास, जो कि डस्ट और रॉकी मटेरियल से बना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सैटर्न के अराउंड जो रिंग हमें दिखती हैं वो क्या है? वो
डस्ट है ना और गैसेस के पार्टिकल्स इसके आसपास घूमते हैं। प्लैनेट्स को अपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी एनर्जी सन से ही मिलती है। तो जो प्लैनेट सन से जितना ज़्यादा दूर है वो उतना ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि उसको सन की एनर्जी कम मिलेगी, है ना, तो वो ठंडा हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन एन planet can trap heat which can significantly change the temperature of the planet. That is why Venus जो है वो मरकरी से ज़्यादा हॉट है, although वो सन से ज़्यादा दूर है। तो देखो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, जब जो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप कर लेता है। तो जो वीनस है ना वो मरकरी से ज़्यादा गर्म है, जबकि वीनस दूर है सन से, मगर वीनस मरकरी से ज़्यादा गर्म है, क्योंकि क्या करता है, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस की वजह से प्लैनेट पर ना वीनस पर हीट ज़्यादा ट्रैप हो जाती है। इस वजह से वीनस मरकरी से ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर इसका आंसर है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन प्लैनेट कैन ट्रैप हीट विच कैन चेंज टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट, और इसीलिए जो वीनस है वो ज़्यादा गर्म है मरकरी से। अब एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम प्लूटो है, जो कि नेपच्यून से काफ़ी ज़्यादा दूर आता है और वो भी हमारे सन के ही चक्कर लगाता है। वो अर्थ से, जो हमारे अर्थ का मून है ना, जो प्लूटो है वो हमारे मून से भी छोटा है। जब वो डिस्कवर हुआ था तब उसको प्लैनेट बोल दिया था सोलर सिस्टम का, बट बाद में उसका नाम कहा था, जो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ना IAU, इसने 2006 में ये कह दिया था कि जो प्लूटो है ना वो कोई प्लैनेट नहीं है। तो डेफिनेशन के हिसाब से वो छोटा है, तो अब उसको हम डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं। वो बड़ा मतलब मेजर प्लैनेट में अब हम उसको कंसीडर नहीं करते प्लूटो को, अब हम प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं। कुछ टाइम के लिए हमने प्लूटो को सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का पार्ट मान लिया था, बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको हटा दिया कि नहीं, ये तो छोटा है, तो उसको हम डॉर्फ प्लैनेट बोलेंगे। तो अमंग द प्लैनेट्स इट इज़ ईजीएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस। तो प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा वीनस को आइडेंटिफाई करना आसान है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चमकता है। सन और मून के बाद हमें वीनस बहुत ही आसानी से आसमान में दिखता है, और मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये भी कभी कभी नेकेड आई से आप लोग देख सकते हैं। वो काफ़ी दूर है, इसलिए छोटे छोटे शाइनिंग डॉट की टाइप ही हमें दिखाई पड़ते हैं, ऐसे जैसे हमें बुक में दिखा रखा है कि ऐसे प्लैनेट्स इस तरीके के तो नहीं दिखते, छोटे छोटे डॉट की तरह ही ये हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर हैं, स्टार्स की तरह लगते हैं। तो स्टार्स और प्लैनेट्स को हम अब अंतर कैसे करेंगे? देखो, प्लैनेट्स जो है ना वो ट्विंकल नहीं करते, और स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं स्टार्स, मतलब चमकते रहते हैं, कभी हल्का हल्का सा उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो कभी हल्की सी लाइट कम हो रही है, हल्की सी ज़्यादा हो रही है स्टार्स में। मगर क्योंकि प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए प्लैनेट्स ना ट्विंकल नहीं करते हैं, और जो स्टार्स हैं ना वो ट्विंकल करते हैं। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा स्टार है और कौन सा प्लैनेट है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी बोली गई है, तो ज़्यादातर ईयर में जो वीनस है वो आप लोग सुबह शाम लोकेट कर सकते हो, आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब आप जो है डॉन के टाइम पर देख रहे हैं तो ये ईस्टर्न डायरेक्शन के पास होगा सनराइज से पहले, और फिर उसके बाद आप लोगों को वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा शाम के टाइम। तो सनसेट के टाइम जो डस्क वाला टाइम होता है उस टाइम पे आपको वीनस वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा, और सुबह के टाइम आपको वीनस ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोकेशन आप लोगों को बताती है कि वीनस सुबह आप लोगों को मिलेगा ईस्ट में, और शाम के टाइम आप लोगों को वीनस वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा, अगर आप लोग टेलीस्कोप से देखेंगे तो वाइल मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हैं वो हम लोग कैन बी सीन विद आर नेकेड आइज डायरेक्टली आप लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट स्पेस में देख सकते हैं। वी कैन सी देम ब्राइटर एंड लार्जर, और हम लोग बड़ा उनको बाइनोकुलर्स या फिर टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो टेलीस्कोप से तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स आपको दिख जाते हैं। टेलीस्कोप हमें हेल्प करता है बहुत ही डिम ऑब्जेक्ट्स को देखने में, जो कि हमारी नेकेड आइट से हम डायरेक्टली नहीं देख सकते ना, बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह वो आप टेलीस्कोप से देख सकते हो। यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू टेलीस्कोप। नाइट स्काई वॉचिंग के टाइम पर आप लोग अगर जाएंगे, कोई इवेंट वगैरह आपके रीजन में ऑर्गेनाइज किया जाता है अगर नाइट स्काई वॉचिंग का, तो वहाँ पर आप लोग टेलीस्कोप में जा करके देख सकते हैं। वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो कोई और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के आसपास घूमते हैं। हमें ये तो पता लग गया कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं, तो क्या कोई और भी ऑब्जेक्ट है जो सन के आसपास घूमते हैं? देखेंगे अभी हमें आगे चैप्टर में। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं। तो काफ़ी सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करते हैं। काफ़ी सारे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स होते हैं कंट्री में आसपास जो कि नाइट स्काई वॉचिंग
करते रहते हैं। म्यूज़ियम और प्लानिटेरियम्स भी ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो अगर आपके आसपास होती है नाइट स्काई वॉचिंग कहीं पर ऑर्गेनाइज, तो ज़रूर देखने जाइएगा। अब और भी कुछ चीज़ें होती हैं, और भी कुछ नाइट स्काई में ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, या फिर स्काई में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो मून हो गया, और ये एस्ट्रॉइड्स हो गए, और ये कॉमेट्स हो गए, ये भी हमारे स्काई में हमें देखने को मिलते हैं। और चलिए अब इनको पढ़ते हैं मून को, कि मून क्या है हमारा। तो मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट के आसपास घूमते हैं उनको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। यह ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट के आसपास घूमते हैं उनको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। वो साइज़ में छोटे होते हैं प्लैनेट से। तो मून्स जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं किसी भी प्लैनेट की। तो अर्थ का एक मून है, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके तो काफ़ी सारे मून्स हैं। तो मून्स जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट होती हैं प्लैनेट्स की। अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास तो बहुत ही सारे मून्स हैं। तो वहाँ पे इस आसमान में खूब सारे मून दिखाई पड़ते हैं। मोर टू नो, तो इन जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है उसको हम सैटेलाइट बोल देते हैं। तो अर्थ जो है वो सन की सैटेलाइट आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब मून जो है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से। अब मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून है वो 27 डेज लेता है अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो जो मून है ना वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और कंप्लीट कब कर लेता है? यहाँ से स्टार्ट करता है और वापस यहाँ पर कितने दिनों में आ जाता है? 27 डेज मून को लगते हैं। ये हमारा नियरेस्ट नेबर है स्पेस में। तो स्पेस में सबसे पास जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के वो है मून। अर्थ के अलावा मून पर कोई एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ में तो एटमॉस्फेयर है ना, बट मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब मून जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में है ना छोटा है, अर्थ बड़ी है। तो कितनी बड़ी है आप देखिए ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मून जो है वो लगभग 1/4 साइज़ है। मतलब अगर अर्थ का साइज़ 1 है तो मून का साइज़ 1/4 है। तो मून जो है, या फिर आप कह सकते हैं अर्थ जो है वो मून से 4 गुनी बड़ी है। ठीक है, तो अर्थ मून से 4 गुनी बड़ी है। तो मून का जो सरफेस है वो सर्कुलर है, बोल जैसा। ठीक है, मून का जो सरफेस है उस पर आपको ऐसे छोटे छोटे ये मिलेंगे, तो इसको क्रेटर्स बोलते हैं। ये जो है मून के सरफेस पर इस तरीके के क्रेटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो क्रेटर्स हैं वो एस्टेरॉइड्स या फिर जो रॉक्स टकराए हैं ना अर्थ के सरफेस पर आकर के, जो कुछ एस्ट्रॉइड अभी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, या फिर कुछ पत्थर वगैरह मून से टकरा गए हैं उसकी वजह से ऐसे गड्ढे हो गए हैं मून के सरफेस पर। तो क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर, वाटर या फिर लाइफ जो है, फ़िलहाल तो वाटर वगैरह कुछ मिल गया है ना मून पर। तो फिलहाल अभी तक जो है हमें नहीं पता है कि मून पर लाइफ सस्टेन कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब कर भी सकती है तो शायद बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर लाइफ ना रह पाए। ऑल्दो जो मून है वो काफ़ी दूर है, ह्यूमंस ने वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेज दिए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इंडिया ने भी 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिए हैं मून को स्टडी करने के लिए, और आगे भी और सारे हम लोग मिशंस भेजने वाले हैं मून पर। हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए मून के बारे में इंडिया ने अपना पहला मिशन भेजा था चंद्रयान 1, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। अपना सेकंड मिशन भेजा था इंडिया ने चंद्रयान 2 2019 में, और थर्ड मिशन चंद्रयान 3 जुलाई 2023 में भेजा गया था, जिसमें विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, जो कि सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर गया मून पर अगस्त 2023 में। तो विक्रम लैंडर यानी कि जो लैंडिंग करी, जिसने सॉफ्ट लैंडिंग, आराम से लैंडिंग कर ली, वो था विक्रम लैंडर। और जो मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो है प्रज्ञान रोवर। इस मिशन से इंडिया पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया की जिसने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली है। इस सक्सेस को मार्क करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे। और जो चौथा चंद्रयान 4 मिशन है वो भेजा जाएगा। उसका एम है कि जो मून है वहाँ से मिट्टी लाई जाएगी, मून के सैंपल्स लेकर के आए जाएंगे। अब देखते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होती हैं। तो एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो 10 मीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक के साइज़ के एस्ट्रॉइड हो सकती हैं। तो सन और प्लैनेट्स जो हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स लगभग स्फेरिकल शेप के हैं, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में जो कि पत्थर जैसे हैं, टूटे फूटे हैं, और उनकी शेप इरेगुलर है, वो कैसी भी शेप के हो सकते हैं। और ये हैं
एस्टेरॉइड्स। काफ़ी सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं और वो मार्स और जुपिटर के बीच में, हमने देखा ना यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो ये सन के अराउंड ही चक्कर लगाते हैं। और देखो ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक देखो बेल्ट सी बना रखी है इन्होंने, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया। ओकेजनली कुछ कुछ एस्टेरॉइड्स जो हैं अर्थ के पास भी आ जाती हैं, कई बार अर्थ पे गिर भी, है ना, अर्थ के पास भी आ जाती है बहुत सारे एस्टेरॉइड। कई बार हमने वी हैव विजिटर्स फ्रॉम आर आउटर सोलर सिस्टम। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनकी बहुत ही लंबी सी टेल जैसी होती है, इनको हम लोग कॉमेट कहते हैं। तो कॉमेट की टेल होती है, इसमें टी आता है तो इसकी टेल होती है। ये मिट्टी के, गैसेस के, पत्थर के, आइस के बने होते हैं। एस कॉमेट जो है सन के पास आती है तो जो फ्रोज़न मटेरियल, जो आइस होती है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये इवेपोरेटिंग मटेरियल ना एक टेल टाइप की बना देता है। तो जो कॉमेट है ना वो एक मतलब डिम सी लगती हैं। कॉमेट अपीयर डिम एज दे मूव अवे फ्रॉम द सन, तो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी देम विद नेकेड आइस। तो कॉमेट जो आइसी होती हैं, जब सन के पास से गुजर रही होती है ना, तो इनका जो बर्फ़ होती है वो पिघल रही होती है गैस की फॉर्म में, है ना, और गैस बन रही होती है पिघल करके, तो हमें इस तरीके से स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखती है। बट जब ये सन से दूर चली जाती हैं तो ये दिखाई नहीं पड़ती। कई सारी कॉमेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हुई हमें देखने को मिलती हैं। ये कॉमेट्स जो हैं सन के बहुत ज़्यादा पास भी आती रहती हैं कभी कभी। हाउएवर कुछ कॉमेट्स होती हैं जो एस्केप आउट कर जाती हैं सोलर सिस्टम से, कुछ होती हैं जो कि टूट जाती हैं और सन पर गिर जाती हैं, और दूसरे प्लैनेट्स पर भी कई बार कॉमेट्स गिर जाती हैं। तो हमने देखा कि सोलर सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, उनके मून्स हो गए, कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनको हम एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स बोलते हैं। ये सब मिलकर के सोलर सिस्टम बनाता है। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक फेमस कॉमेट है हेली कॉमेट, जो हर 76 ईयर में अपीयर होती है, और लास्ट अपीयर हुई थी 1986 में। हेली कॉमेट है जो हर 76 ईयर में हमें दिखती रहती है। संस्कृत में और कुछ और इंडियन लैंग्वेजेस में कॉमेट को हम लोग धूमकेतु कहते हैं। कई सारे जो ट्राइब्स हैं वो इसको पुच्छिया तारो, स्टार विद अ टेल बोलते हैं, या फिर जेंदिया तारो, स्टार फ्लैग के साथ। कई सारे कल्चर्स में कॉमेट से स्टार फ्लैग के साथ कई सारे कल्चर्स में कॉमेट से डरते भी हैं, क्योंकि बिलीव किया जाता था कि जब कॉमेट होती है तो बैड लक आता है। बट साइंटिस्ट की मदद से हमें समझ में आया है कि ये कुछ नहीं होते, ये तो आइसी रॉकी विजिटर होते हैं जो कभी कभी जब सन के पास आ जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। तो सन हमारा स्टार है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। सन जो हमें सोलर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है ना वो सारी की सारी सन ही प्रोड्यूस करता है। बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में वो चमक पाते हैं या दिख पाते हैं क्योंकि सनलाइट को ही वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं, इसीलिए ही हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे पाते हैं। सोलर सिस्टम के बियॉन्ड क्या है, बहुत कुछ है। द मिल्की वे, तो मून लेस जो नाइट होती है उसमें हम लोगों को viewed from dark locations away from city, तो one can see an extended faint band of light from near north to south across the sea। ये क्या होती है, मिल्की वे गैलेक्सी होती है, हिंदी में हम इसको आकाशगंगा बोलते हैं। गैलेक्सी में मिलियंस बिलियन स्टार होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही बड़ी गैलेक्सी, मतलब एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और यूनिवर्स में पता नहीं बिलियंस कितनी गैलेक्सीज हैं, हमें पता भी नहीं है। तो जब रात में मून नहीं निकलता तो बहुत डार्क लोकेशन में आपको एक फेंट सी इस तरीके की लाइट दिखाई पड़ती है, और यही है मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में हम इसको आकाशगंगा बोलते हैं, और यहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और खूब सारे और भी सोलर सिस्टम हैं। तो ये है मिल्की वे गैलेक्सी। कब दिखाई पड़ती है, जब डार्क लोकेशन पे, जब मून नहीं होता है, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर एक बैंड सा दिखता है हमें, नॉर्थ टू साउथ स्टार, मतलब नॉर्थ टू साउथ स्काई में इस तरीके से चमकीला सा दिखता है। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। यूनिवर्स क्या है, काफ़ी सारी गैलेक्सीज़ हैं आउटर स्पेस में मिल्की वे के अलावा। साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं स्टार्स को, गैलेक्सीज़ को, यूनिवर्स को। हमें नहीं पता कि लाइफ कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। हम लाइफ की सर्च कर रहे हैं, और मोस्टली एक्सो प्लैनेट्स को हम लोग खोज रहे हैं। एक्सो प्लैनेट्स जो मतलब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स डिस्कवर्ड रिवॉल्विंग अराउंड अदर स्टार्स हमारी गैलेक्सी में। टिल नाउ साइंटिस्ट ने कोई भी एविडेंस लाइफ का नहीं पाया है, कहीं पर भी लाइफ का एविडेंस नहीं मिला है हमारे साइंटिस्ट को, बट मे बी आगे कभी चल के मिल जाए। तो एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, एक्सो प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के जो बाहर वाले दूर वाले प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि कोई और स्टार है सन के अलावा, उसके जो प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग एक्सो प्लैनेट्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ये हमने देख लिया है ना।
तो मिल्की वे, हमारे सबसे पहले तो हमारी अर्थ, फिर उसके बाद हमारा सन, फिर सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे, और मिल्की वे के बाद बहुत, सबसे पहले तो हमारी अर्थ, फिर उसके बाद हमारा सन, फिर सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे, और मिल्की वे के बाद बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स और भी हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो ये हुआ कंप्लीट हमारा चैप्टर।